हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए मैकेनिक्स का जो है ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गया था तो इसलिए मैं इस टॉपिक में करवा दे रहा हूँ। ये लास्ट है। हो सकता है न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से भी पिछले पेपर में पूछा गया है। इसमें एक ब्लॉक बनाया है। देखो, एक ये वर्टिकल वाल है। क्वेश्चन पहले ध्यान से मैं बता देता हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये है ये फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन। एक वर्टिकल वाल है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक ब्लॉक रखा है जिसका वेट है 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, और वर्टिकल सरफेस से एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक बी के ब्लॉक ए ऊपर ही रखा हुआ है और जो अटैच है वर्टिकल वाल से इसको अटैच कर दिया गया है और इसमें बी पे जो है एक फोर्स पी लगाया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाएं कि ये अपनी तरफ खींच जाए, क्योंकि ये वाल से अटैच है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो दो जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक तो ए और बी के बीच में काम कर रहा है, ये यहाँ पर इस ब्लॉक ए और ब्लॉक ए के बीच में, और एक काम कर रहा है बी ब्लॉक और ये सरफेस पे काम कर रहा है, ये जो अपना सरफेस बना हुआ है। तो एक बात बताओ कि अगर हम इसको पी फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं तो क्या इस वाली लाइन पर ये ए पॉइंट इधर जाने का प्रयास करेगा? इसका मतलब इसमें क्या जनरेट होगा भाई? इधर की तरफ टेंशन जनरेट होगा, इधर की तरफ इस पर क्या जनरेट हो जाएगा? टेंशन जनरेट हो जाएगा कि नहीं जनरेट हो जाएगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, जनरेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आ जाए तो पहले क्या बनाते हैं? एफवीडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम एफवीडी डायग्राम इसका बनाते हैं, एक ब्लॉक का। तो मैं ले लेता हूँ ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है अपने पास। ठीक है, इस ब्लॉक ए का एफवीडी डायग्राम अगर बनाएं तो एक बात बताओ, इधर टेंशन लग रहा है टी, ठीक है, और इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा, जो इसका वेट कितना है 100 न्यूटन का है। ठीक है, अब इधर अगर टेंशन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ब्लॉक इधर जब इसको इधर खींचोगे तो ये इधर मूव करने का प्रयास करेगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इसमें F1 मान लेते हैं। F1 बराबर म्यू इंटू आर। बात की बात है, F1 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू आर, R1 इसको मान लेते हैं क्योंकि ब्लॉक फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस वेट की वजह से इस पे एक क्या ऊपर की तरफ क्या काम करेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, R1 मैं इसे मान लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को। ये बन गया एफवीडी डायग्राम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार वर्टिकल को ले लो, एक बार हॉरिजॉन्टल को ले लो। तो वर्टिकल को अगर ले लें तो R1 किसके बराबर है? 100 के बराबर है कि नहीं बराबर है? R1 100 के बराबर है, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई कि नहीं आ गई? चलो, अब इसके बाद F1 किसके बराबर है? T के बराबर है, यानी कि F1 बराबर क्या हो गया अपने पास? T हो गया। और F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है म्यू इंटू R1। अब म्यू दिया है, म्यू कितना दिया है? 0.20 दे रखा है। म्यू की वैल्यू 0.20 दे रखा है और R1 की वैल्यू हमें ये ऊपर निकाल चुके हैं 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 20। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये F1 की वैल्यू आ गई। F1 की वैल्यू कितना आ गई? 20। ये F1 बराबर T है, तो इसका मतलब T बराबर कितना आ गया? 20। इसका मतलब ब्लॉक ए में जो ये टेंशन जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एफवीडी बनाते हैं बी ब्लॉक का। अब ध्यान से समझना, गलती यहीं पे होती है। एफवीडी में बी ब्लॉक का जब एफवीडी बनाएंगे तो इसका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा, सीधी सी बात है 200। लेकिन इसके ऊपर वेट आ रहा है एक कितना? 100 का ये आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये ए वाला वेट बी के ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब 100 का इसके ऊपर वेट भी लग रहा है। अब इस वेट की वजह से इसका जो होल वेट काम करेगा नीचे, तो इसकी वजह से एक क्या ऊपर काम करेगा? एक रिएक्शन काम करेगी, जिसे हमने कह दिया R2। ठीक है, अब इधर की तरफ पी फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रैक्शन ऑफ फोर्स काम करेगा, जिसको हमने कह दिया F2, क्योंकि ये बी ब्लॉक के लिए है। ये F2 काम कर रहा है, इधर की तरफ काम करेगा इस पी की वजह से। अब एक F2 ये सरफेस इसके और इसके बीच में है जो काम कर रहा है, एक F2 इसका वाला काम कर रहा है, F1 वाला। तो इसका मतलब इधर अपने पास क्या है? F1 भी तो है। इसका मतलब ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो R2 बराबर क्या है? 100 डाउनवर्ड एक ये है और इसके बाद डाउनवर्ड में 200 एक ये भी है, तो 100 प्लस 200 ये कितना हो गया? 300। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 300 हो गई। और इसके बाद P इधर है और F1 F2 इधर है, तो P बराबर F1 प्लस F2। तो ये कितना हो जाएगा? F1 की वैल्यू 20 हो जाएगी प्लस F2 की वैल्यू म्यू इंटू R2। और म्यू की वैल्यू दे रखा है, ये क्वेश्चन में ये दे रखा है 0.30। तो इसका मतलब यहाँ पे रख दो 0.30 और R2 की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? 300 निकाला, तो यहाँ पे 300 रख दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 110 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब P की वैल्यू कितना है? 110 न्यूटन। अगर हम P की वैल्यू 110 न्यूटन लगा के खींचें तो इसका मतलब यही क्वेश्चन में पूछा था। छोटा क्वेश्चन था, हो सकता है आपके पास आपकी बार बड़ा क्वेश्चन बना है 10 नंबर, तो 3 ब्लॉक रख दे, 4 ब्लॉक रख दे तो हो सकता है। तो हर एक ब्लॉक का क्या कर लेंगे? अलग अलग हम क्या कर लेंगे? एफवीडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन हर बार आया हुआ है।
ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में कोई क्वेश्चन करवाता नहीं सही से। बहुत सारे चैनल देख लेना तुम लोग पढ़ते हुए, कोई क्वेश्चन पूरा मतलब पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने का तो बहुत पढ़ा रहे हैं। तो एक मतलब सीरियल से चलना चाहिए ताकि जो है आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज में शार्ट में थोड़ा सा लिख दिया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा तो लिखा रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने का प्रयास करना है, ठीक। तो इसमें है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। कह रहा है एक यूनिफॉर्म लेडर है, 5 मीटर लॉन्ग है। यूनिफॉर्म लेडर है मतलब सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, जिसका वेट 180 न्यूटन है। मेकिंग एंगल 60 डिग्री एंगल झुकी हुई ऐसे करके लेडर मतलब सीढ़ी रखी हुई है। फ्लोर से जो कांटेक्ट बना रहा है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0.5 दिया है, 25, ठीक है। फॉर वॉल एंड लेडर के बीच में, वॉल और लेडर के बीच में जो म्यू एक्ट करेगा वो 0.35 एक्ट करेगा, ठीक है। लेडर एंड फ्लोर के बीच, ये लेडर एंड फ्लोर के बीच में है और ये लेडर एंड वॉल के बीच में है। 2 प्रकार की म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में सपोर्टेड मास फॉर लेडर 900 न्यूटन, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। आपको पी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ना समझ में आ रहा तो फिर से देखना, मैं फिगर बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन के आधार पर तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म लेडर है, सीढ़ी है, चलो ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। चलो हमने बना दिए, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, ठीक। फिर कह रहा है सपोर्टेड मास फॉर लेडर 900 न्यूटन। इस सीढ़ी के ऊपर यहाँ पे 900 न्यूटन का क्या आ रहा है, लोड एक आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सीढ़ी है, ये वर्टिकल वाली वाल है, ये हॉरिजॉन्टल वाली वाल है। मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको ओ, इसको बी मान लेता हूँ। तो सीढ़ी की टोटल लंबाई कह रहा है 5 मीटर है, क्वेश्चन में कह रहा है। और जो इसका जो वेट है टोटल, वो कहीं मिड पर इसके काम करेगा, जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा, वो दिया है 180 न्यूटन दे रखा है। तो एक बात बताओ, इसका वेट कहाँ पे काम करेगा, एग्जैक्ट कितनी दूरी पर, इधर से 2.5 मीटर या इधर से 2.5 मीटर पे काम करेगा। तो एक बात बताओ, ये 900 का एक लोड लग रहा है, ये यहाँ से 900 का एक लोड लग रहा है यहाँ पर सीढ़ी के जस्ट ऊपर दीवार के पास में। तो ये 900 का लोड इसको क्या करेगा, आगे की तरफ खिसकाने का प्रयास करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, खिसकाने का प्रयास करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई एक सपोर्ट लगा दें, एक सपोर्ट लगा दें जिसे हमने कहा पी है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाएं ताकि सीढ़ी आगे की तरफ ना खिसक जाए, यही आपको पी की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो जब भी इस तरह का अच्छा क्वेश्चन में हमारे पास इतनी चीजें दिया है, और ये है हमारे पास सरफेस एक, और एक सरफेस अपने पास ये है, ये सरफेस दिया है। इस सरफेस का म्यू दूसरा दिया है, लेकिन इस सरफेस का म्यू की वैल्यू दूसरा दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ बी डी डायग्राम बनाएंगे। अगर एफ बी डी डायग्राम हम एकदम एग्जैक्ट बना लिए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देखो एफ बी डी डायग्राम बनता कैसे है। देखो अपने पास क्या है, एक सीढ़ी है। मैं मान लेता हूँ कि ये अपने पास ये क्या है, एक सीढ़ी। ध्यान से समझना, केवल एफ बी डी डायग्राम अगर बन गया इसका तो सारी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व, ठीक। तो यह वी डायग्राम ही क्लियर बनना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास सीढ़ी है, कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब सीढ़ी में ये नीचे वाला पोर्शन था, ये ऊपर वाला पोर्शन था, ठीक है, लेडर में। अब लेडर की टोटल लंबाई 5 मीटर थी, तो इसका वेट कहीं मिड पर काम करेगा। हमने कहा कि ये W1 है, W1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 180 न्यूटन दे रखा है भाई साहब। चलो ठीक है। अब जैसे कि एक बात बताओ, सीढ़ी लेडर जो है वो यहाँ पे एक लोड लग रहा है, लेडर के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक लोड लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने कहा कि ये है W2 900 न्यूटन। इस लोड की वजह से सीढ़ी डाउनवर्ड जाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब इसका मोशन किधर हो रहा है, सीढ़ी का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है कि नहीं होगा। मोशन जब डाउनवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा। जब मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब ये पॉइंट बी था, इसका मतलब एफ बी की वैल्यू, एफ बी यानी कि म्यू बी इंटू आर बी, म्यू इंटू आर होता है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, इस पर रिएक्शन आर, इसका मतलब जब यहाँ पे लोड लगेगा तो ये क्या करेगा, ये सीढ़ी आगे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो दीवार से इस पर एक रिएक्शन भी तो लग रहा है, इस पॉइंट पर दीवार इसको क्या कर रहा है, इधर धक्का देने का प्रयास करेगा, जिसका मतलब एक आरबी रिएक्शन भी तो लग रही है अपने पास। तो इतना इस पॉइंट पर काम कर रहा है, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया अपने पास जिसका होल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि वेट इसका काम कर रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट में इसको सपोर्ट करने के लिए एक हमने अभी पढ़ा पीछे इस फिगर में कि पी लग रहा है, क्योंकि सीढ़ी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका काम करेगा कि नहीं काम करेगा। या फिर इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है।
तो एफ ए अगर इसको मान लें तो म्यू ए इंटू आर, इसको ए मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे काम है? रिएक्शन यहाँ पे तो दीवार से सटी हुई थी, लेकिन आपके पास सरफेस अपने पास ये है, एक तरह से सरफेस अपने पास एक तरह से ये है, तो सरफेस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब रिएक्शन आर ए यहाँ पे काम करेगा। ये है आपके पास फुल एफवीडी डायग्राम किसका? लेडर का। तो ये कहानी थी किसकी? अपने पास लेडर की। अगर हम ये ओ पॉइंट है और ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, अगर ओ से ए से ओ डिस्टेंस निकाल लें और ओ से बी डिस्टेंस निकाल लें, ये दोनों दूरी, क्योंकि ये दूरी दिया है 5 मीटर, ये दूरी आपके पास दिया है 5 मीटर। जियोमेट्रिकल फार्मूला से क्या हम ये वाली दूरी और ये वाली दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि आप ओ ए बताओ कितना होगा, ओ ए और ये 60 डिग्री है, तो क्या लगा दो यार 5 मीटर और गुणे कास 60 लगा दो, क्योंकि इसको इधर रिजॉल्व कर दो, तो 5 मीटर गुणे कास 60 लगा दो, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.5 मीटर के लगभग, ठीक है, क्योंकि कास 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 2.5 मीटर बन गया ओ ए की वैल्यू। ये ओ ए निकाल लिया ना आपने। अब इसी तरह ओ बी निकाल लो, ओ बी, तो ये ओ बी कितना निकल के आएगा? ओ बी आपके पास निकल के आएगा ये 5 गुणे साइन 60। अब क्योंकि ये वाली जब इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो ये साइन बन जाएगा, तो 5 गुणे साइन 60 डिग्री, इसका मतलब ये बनेगा 4.33, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब कौन सी डिस्टेंस जो हमें नहीं पता? अब सारी डिस्टेंस यहाँ पे पता है, एक अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो जब सारी डिस्टेंस हमको पता चल गई, अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पे, या एफवीडी डायग्राम को क्या कर लें, यहाँ पे सॉल्व कर लें यार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखना इस फिगर के माध्यम से अगर हम क्या कर लें, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करें, समेशन ऑफ एफ एच को सॉल्व कर लें, हॉरिजॉन्टल को दिख रहा है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल को सॉल्व कर लें, इसको 0 के बराबर अगर कर दें तो हॉरिजॉन्टल अपने पास क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल इधर से देखना, एक पी है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर एक हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है, तो पी प्लस एक इस डायरेक्शन में क्या है, ये भी तो है म्यू ए आर ए, ठीक। अब एक हॉरिजॉन्टल कौन सा, अब यहाँ पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल में ये उल्टी दिशा में है, इसका मतलब इसको बराबर लिख दें आर बी। ये समीकरण नंबर अपने पास क्या बन गया, 1। अब इसी तरह वर्टिकल वाले को ले लो, फोर्स टोटल, तो वर्टिकल वाले अपने पास कौन कौन से हैं, एक है आर ए वर्टिकल में है, यहाँ पे आर ए है कि नहीं है। अब इसके मतलब इधर एक है और इधर 2 है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाले को एक तरफ लिख लो, डाउनवर्ड वाले को एक तरफ लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर ए प्लस म्यू इंटू बी इंटू आर बी एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है अपने पास 180 का एक लग रहा है, 900 का एक लग रहा है, यही तो है। यानी कि डाउनवर्ड क्या है अपने पास W1 है और डाउनवर्ड अपने पास क्या है W2 है, तो 900 ये दिया है, 180 ये दे रखा है, तो ये है अपने पास, इसको जोड़ देंगे तो ये समीकरण नंबर अपने पास 2 है। अब देखो इस दोनों समीकरण में P म्यू ए आर बी म्यू बी आर बी, इसका मतलब अननोन की वैल्यू कितनी है अपने पास, बहुत सारी है, यानी 3 से ज़्यादा है। अगर 2 समीकरण 2 ही अननोन होता है तो अपने पास काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे अननोन ज़्यादा है, तो इस वजह से इस समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे इसके लिए दूसरा उपाय खोजते हैं यार। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अगर इसके अबाउट ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो मोमेंट ले लेते हैं हम, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, अब बी के अबाउट भी ले सकते हो, मैं ए पॉइंट के अबाउट इसलिए ले रहा हूं ताकि यहाँ पे सारे, हालांकि यहाँ पे भी सारे फोर्स 0 हो जाएंगे, तो एक डाटा तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सारे फोर्स क्या हो गए, 0 हो गए कि नहीं हो गए, चलो ठीक है 0 हो गए। इसका मतलब अब हम ए के अबाउट अगर मोमेंट ले लिए तो इसका मतलब हम मोमेंट यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब W2 इंटू W2 ये हो गया डाउनवर्ड जो आ रहा है। अब परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, इसका मतलब ओ ए ये दूरी बनेगी। ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन आता है, ओ ए प्लस W1, ये W1 हो गया। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बनेगी, यहाँ से ये वाली, ये पॉइंट को मान लेते हैं मैं D पॉइंट है। तो ए और डी कैसे निकलेगा, ए डी कैसे निकलेगा, ए डी बराबर हो जाएगा 2.5 का 60, तो गुणा कर दो 1.25, ये है ए डी। तो ये W1 इंटू ए डी, ये वाली परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये हो गया। अब ये बराबर, अब तो कोई नहीं है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एक था तो हमने इन दोनों को ले लिया, अब बराबर कर देते हैं, अब डायरेक्शन बदल देते हैं। अब डायरेक्शन में अपने पास अब कौन कौन बचा, अपने पास बचा है यहाँ पे आर बी बचा, ये आर बी,
तो आरबी को ले लेते हैं। अब आरबी इस तरह मोशन करेगा, इसको क्या करेगा, इस तरह मोशन करेगा, तो आरबी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, अब की बार इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली ओ बी है, ओ बी, आरबी इंटू ओ बी प्लस ये हो गया। अब आरबी के बाद और क्या बचा, अब ये एफ बी बचा ना, ये एफ बी इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन ध्यान देना, जो क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ लेना, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ लेना। तो ये अपने पास एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू बी इंटू आर बी लिख सकते हैं। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, तो इसका मतलब ओ ए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए बनेगा, तो ओ ए ये आपके पास। इस समीकरण में सारी वैल्यू को आप क्या करो, रख दो, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। W2 पता है 900 है, ओ ए हमने निकाल चुका है अभी 2.5 प्लस W1 पता है 180, AD भी निकाल चुके हैं 1.25, RB की वैल्यू हमें नहीं पता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू हमें पता है 4.33 प्लस म्यू बी की वैल्यू भी पता है 0.25, और इसके बाद आरबी की वैल्यू भी पता है, आरबी नहीं पता, आरबी रख देते हैं ऐसे, इसके बाद इसकी वैल्यू पता है 2.5। यहाँ पे अननोन क्या है अपने पास, अननोन आरबी ही तो है, और जब अननोन आरबी ही है तो यहाँ से आरबी की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल भाई साहब निकल सकती है, 499.49, कैलकुलेट कर लेना सही है कि नहीं है सही। जब आरबी आपके पास निकल गया तो आर ए कैसे निकलेगा, यहाँ पे समीकरण में आरबी की वैल्यू किसी में रख दो यार, ये यहाँ पे रख दो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में आरबी यहाँ पे रख दो तो आर ए पता चल जाएगा, क्योंकि म्यू बी आपको पता है। तो आर एक जहां से कैलकुलेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा 955.13। जब एक सारी सिस्टमेटिक क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। आर बी पता चल गया, आर ए पता चल गया, तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या आर बी रख दें और आर ए रख दें, म्यू ए की वैल्यू रख दें, तो पी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल जाएगा, पी पता चल जाएगा 165.2 न्यूटन। यही पूछा था आपके पास, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरह से हो सकता है लेडर का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ एक बढ़िया टॉपिक को। एक बढ़िया टॉपिक क्या है आपके पास, सिंपल स्क्रू जैक है। देखो सिंपल स्क्रू जैक का ये है अपने पास फिगर, जिसको क्या बोला जाता है, सिंपल स्क्रू जैक। या स्क्रू जैक का प्रयोग बहुत देखा होगा, ट्रॉली ट्रैक्टर में या बड़े बड़े जो लोडर होते हैं वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, लोड को लिफ्ट करने का काम करती है, जो पर्टिकुलर तो लोड को क्या करती है, लिफ्ट कर देती है, कुछ हद तक उठ जाता है, तो वहाँ से हमारे बहुत सारे क्या हो जाते हैं काम, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, फिगर बनाना, 2-4 लाइन उसमें लिख देना और सारे पार्ट्स के नाम जरूर। देखो ये क्या है, स्क्रू जैक का हेड हो गया, इसके ऊपर जहाँ पे लोड लगाते हैं सेंटर लाइन हो गई, और इसके बाद यहाँ से हैंडल होता है जिसको आप घुमाते हो ना ऐसे करके, तो ये हैंडल हो गया, जो पी फट लगाते हैं ये लेंथ हो गई। ये स्क्रू जैक भी तो थ्रेड होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं ना, जिस थ्रेड के माध्यम से घूमता है ऊपर की तरफ उठता जाता है। ध्यान ये रखने वाली बात है। अब ये हो गया आपके पास सपोर्ट, ये थ्रेड का डाया हो गया डी, वेट हो गया, जो लोड लग रहा है वो पी क्या है, इफर्ट अप्लाइड, जो आपने इफर्ट अप्लाइड कर रहा है वो है। इसके बाद जो है पी क्या है, स्मॉल पी, ये पिच हो गया, ये थ्रेड के कटे हुए पिच होते हैं स्क्रू जैक में, डाया मेन डायमीटर। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफर्ट अप्लाइड राइजेस द लोड, अगर हम इसको लोड को उठा रहे हैं, यानी कि पी अप्लाइड फोर्स करके ये क्या स्क्रू जैक को उठा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि पी इफर्ट की वैल्यू क्या होगी, तो डब्ल्यू डी और ये पी प्लस म्यू पाई डी अपॉन 2L पाई डी माइनस पी। हो सकता है इस पर एक न्यूमेरिकल आ जाए तो प्रैक्टिस कर लेना। ये जब राइज करता है तो ये न्यूमेरिकल लगेगा, जब डाउन अगर पूछ ले कभी तो चिन्ह बदल देना, एक प्लस को माइनस कर देना और माइनस को प्लस कर देना, तो वो आ जाएगा। ये ऐसी डिवाइस होती है, देखो मैं लिखा हूँ, परिभाषा लिखा हूँ यहाँ पे, देख लेना एक बार। इट इज ए डिवाइस employed for the lifting heavy load which are usually centrally loaded upon it, यानी कि हैवी लोड को क्या करती है, उठाने का काम करती है। हॉरिजॉन्टल पावर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द लीवर, यानी कि हॉरिजॉन्टल पावर जो इसमें पी है, लीवर के माध्यम से, जो हैंडल है इसके माध्यम से क्या करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं। हो सकता है सिंपल स्क्रू जैक आ जाए, हो सकता है डिफरेंशियल स्क्रू जैक आ जाए। तो डिफरेंशियल में करना कुछ नहीं है, डिफरेंशियल में एक ये जो लीवर होती है अपने पास, इसका मतलब हैंडल तो एक ही रहेगी, लेकिन ये जो स्क्रू जैक थ्रेड होता है इसको डबल कर देते हैं, तो वो डिफरेंशियल आ जाता है, डिफरेंशियल की कंडीशन में आ जाता है। तो फिगर ध्यान रखना, बाकी लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं मैटर बना के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, जिसे नोट्स चाहिए वो लास्ट में मैं दे दूंगा, लास्ट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, नोट्स ले सकते हो उससे। तो ये था यूनिट फर्स्ट की कहानी, और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से जो है क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तब तक अपना इतना रिवीजन करिए।